गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक हम लोग अपने जो टॉपिक पढ़ रहे थे ऑप्टिक्स को पढ़ रहे थे। ऑप्टिक्स मतलब प्रकाशिकी, और प्रकाशिकी में आज हमारा ये है चौथा लेसन स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन तथा वर्ण विक्षेपण एवं प्रकाश का प्रकीर्णन। ये है हमारा फोर्थ लेसन। और फोर्थ लेसन के अंतर्गत आता है हमारा जो पहला डेरिवेशन आता है वो आता है प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक के लिए सूत्र, यानी प्रिज्म का जो मटेरियल यूज़ किया गया है उसका अपवर्तनांक के लिए जो हम एक फार्मूला डेरिवेटिव करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है प्रिज्म, और प्रिज्म है क्या, सबसे पहले इसको जानते हैं। प्रिज्म कहा जाता है, डेफिनीशन कहती है कि किसी परस्पर कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों के बीच घिरे समांगी पारदर्शी माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। डेफिनीशन क्या कह रही है, किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों के बीच घिरे समांगी पारदर्शी माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। ये है डेफिनीशन। अगर हम यहाँ पर बात करें कि दो समांगी पारदर्शी माध्यम, जैसे कि हमारे ये दो पृष्ठ हैं, ये एक एंगल पर झुके हुए हैं, जैसे कि इस कोण पर झुके हैं, इसे बेटा प्रिज्म कोण बोला जाता है। प्रिज्म कोण। और ये जो डेल्टा यहाँ पर आया है इसे बोलते हैं विचलन कोण, है ना। और प्रिज्म कोण को ए से रिप्रेजेंट करते हैं और विचलन को डेल्टा से यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर अपवर्तन है क्योंकि प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है। ये एक कोई श्वेत प्रकाश किरण है PQ जो कि प्रिज्म के अंदर जाती है, तो चूँकि माध्यम चेंज हो जाता है तो विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर झुकती है। यहाँ पर अभिलंब अर्थात नॉर्मल LM हमारा पड़ा हुआ है। प्रकाश किरण को सीधा जाना चाहिए था QRS मार्ग पर, लेकिन ये सीधा ना जाकर ये चली जाती है PQTU मार्ग पर निकलती है, अर्थात ये अभिलंब की ओर झुकती है। और जब ये प्रकाश किरण कठिन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है, अर्थात इसका मार्ग जो है वो अभिलंब से यहाँ से दूर हट जाती है। अब दूर हट गई तो इसके बाद जब हमें यहाँ पर विचलन इसका देखें कि ये कितनी विचलित हो जाती है प्रकाश की किरण, तो यहाँ पर जो इसका सीधा मार्ग गया है RS, अगर ये प्रकाश किरण ऐसी निकलती तो विचलन नहीं था, लेकिन अब चूंकि इसने मार्ग बदल लिया, चूंकि यहाँ से QTSU मार्ग पर चली गई, तो इसको जब अपवर्तित हुई है तो इसी को हम डॉटेड जब पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो हमें एक कोण मिलता है जिसे हम डेल्टा कहते हैं, और इसी कोण को बोला जाता है विचलन कोण। तो इसी विचलन कोण को पहले हम यहाँ पर ज्ञात करते हैं कि विचलन कोण हमें यहाँ पर कितना मिल रहा है। सबसे पहले हमें ये देखना है। तो इसके लिए क्या करेंगे कि डेरिवेशन शुरू करने से पहले हमें यहाँ पर दो चीज़ें याद होनी चाहिए। एक तो आप लोगों ने पिछली क्लासेस में पढ़ रखा है वहिष कोण। वहिष कोण है ना, तो वहिष कोण जो हमारे पास, मान लीजिएगा जो यहाँ पर ट्रायंगल बन रहा है हमारे पास QRT, जो ये ट्रायंगल बना हुआ है इसका जो वहिष कोण है वो डेल्टा मिल रहा है। इस डेल्टा की जो वैल्यू है वहिष कोण की, तो कहा जाता है वहिष कोण त्रिभुज के दो अंतःकोणों के मान के बराबर होता है। दूसरा शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं, ये एंगल आपस में बराबर होते हैं। ये चीज़ें हमें याद रखनी है कि इसका यहाँ पर यूज़ है, ठीक है। तो डेरिवेशन शुरू करते हैं। तो शुरुआत हम अपने वहिष कोण से ही करेंगे। तो डेल्टा त्रिभुज RQT में वहिष कोण है, तो इसकी वैल्यू अगर निकालें तो डेल्टा बराबर, तो हम दो एंगल लिए ले रहे हैं। पहला एंगल ये वाला कोण RQT, कोण RQT प्लस कोण RTQ, ये वाला एंगल RTQ। अब बेटा देखते हैं कि इसको जब हम थोड़ा सा और बदल के लिखें, क्योंकि इनकी सबकी वैल्यू नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे कि इसका पूरा एंगल निकाल लेते हैं। तो
आर क्यू एम माइनस, देखो ये पूरा एंगल है, अगर इसमें से हम इतना घटा दें तो हमें यही मिलेगा, तो हम इतना घटा देंगे तो अर्थात माइनस कोण टी क्यू एम प्लस कोण, वही कंडीशन यहाँ पर होगी, तो आर टी एम माइनस क्यू टी एम, जो वैल्यू दी गई है इनके मान रख दीजिएगा। आर क्यू एम इसकी तो वैल्यू नहीं है हमारे पास, माइनस टी क्यू एम इसकी वैल्यू दी गई है R1 प्लस आर टी एम नहीं पता, लेकिन क्यू टी एम की वैल्यू पता है R2, है ना। अब चूँकि हम लोग जानते हैं आर क्यू एम बराबर होगा पी क्यू एल के, चूँकि कोण आर क्यू एम बराबर कोण पी क्यू एल, इसीलिए आर टी एम होगा बराबर कोण एन टी यू। चूँकि बेटा देखो यहाँ पर एल एम ये अभिलंब है, इसलिए ये एंगल बराबर इस कोण के और ये कोण बराबर इस कोण के होगा, अर्थात चूँकि ये शीर्षाभिमुख कोण है, ये वैल्यू उठा के यहाँ पर रख दीजिए। तो इसका मान जब हम यहाँ पर रखेंगे तो हमारे पास आर क्यू एम है, तो इसकी जगह पर हो जाएगा कोण पी क्यू एल माइनस R1, उसके बाद प्लस कोण आर टी एम की जगह पर रखेंगे एन टी यू माइनस R2, पी क्यू एल वैल्यू I1, एन टी यू वैल्यू है I2, तो हो गया I1 माइनस R1 प्लस I2 माइनस R2, R के पद एक तरफ I के पद एक तरफ कर लेंगे, तो I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2। देखो बेटा यहाँ पर भी माइनस नेगेटिव है और R2 भी यहाँ पर नेगेटिव है, तो इसलिए हमें इसे प्लस की फॉर्म में लिखने के लिए हमने क्या कर दिया, माइनस चिन्ह बाहर कर दिया। अगर माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वाली कंडीशन आ जाएगी। ये वैल्यू हमारे लिए डेल्टा की आ रही है, डेल्टा बराबर आ गया I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2। ये चीज़ हम लोगों के पास आ गई, यानी कि ये हमारे लिए डेल्टा की वैल्यू आ गई और इसे समीकरण नंबर 1 डाल देंगे। जब हमारे पास डेल्टा की वैल्यू आ गई, तो अब हम क्या करेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे। तो आगे बढ़ाने के लिए अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अब हम चतुर्भुज लेंगे, चतुर्भुज AQMT, चतुर्भुज AQMT से। अब देखो बेटा, चूँकि ये LM और NM क्या है, अभिलंब है, इसलिए हमारे जो एंगल बनेंगे तो कोण AQM बराबर कोण ATM बराबर है 90 डिग्री के। दूसरा है, ये तो देखो हमारे पास AQM और ATM ये हो गए हमारे लिए 90 डिग्री के बराबर हैं दोनों कोण। अब कोण की जो वैल्यू अब स्थिति आ गई है, इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं तो कोण QAT, यानी कि हम इसका प्रिज्म कोण निकालेंगे, कोण QAT। इसके बाद दूसरा कोण आ रहा है प्लस कोण QMT बराबर 180 अंश। ये 180 अंश क्या आ जाएगा। अब QAT चूँकि प्रिज्म कोण है और उसे रिप्रेजेंट करते हैं हम A से, तो इसकी वैल्यू रखेंगे तो QAT की वैल्यू है हमारे पास A प्लस QMT बराबर 180। पक्षांतर कर लेंगे तो कोण QMT बराबर 180 माइनस A।
और इसे हम समीकरण नंबर 2 दे देते हैं। QMT बराबर 180 माइनस A, ये वैल्यू हम लोगों के पास आ गई। अब क्या करेंगे कि जब ये मान आ गया तो त्रिभुज, अब हम इसमें यूज़ करेंगे QMT। देखो ऊपर वाला यूज़ कर चुके हैं तो अब यहाँ पर त्रिभुज यूज़ करेंगे, त्रिभुज QMT से। QMT से इसमें हम क्या करेंगे कि सबसे पहले जब QMT त्रिभुज ले रहे हैं तो अब हमें क्या करना है, चूँकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का मान 180 अंश होता है, अर्थात कोण TQM प्लस कोण QMT प्लस कोण MTQ बराबर 180 अंश, है ना। जो मान दिए गए हैं वो रख लेते हैं। तो TQM वैल्यू है R1 प्लस QMT, और बेटा देखो QMT की वैल्यू तो यहाँ पर है नहीं, QMT की वैल्यू है नहीं, लेकिन हमने QMT की वैल्यू निकाल ली है। कितनी आई है, 180 माइनस A प्लस MTQ वैल्यू है R2 बराबर 180। क्या करेंगे, पक्षांतर कर लीजिएगा तो बचेगा R1 प्लस 180 माइनस, इसको इधर ले आएंगे तो 180 माइनस A प्लस R2 बराबर 0। 180 से 180 कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू बचेगी हमारे पास R1 प्लस R2 बराबर A, समीकरण नंबर 3। R1 प्लस R2 बराबर हमारे पास A आ गया, यानी इक्वेशन हमारे पास 1 2 3 बन गई। अब क्या करेंगे कि सबसे पहले ये बात आ जाने के बाद अब लिखेंगे अल्पतम विचलन की स्थिति में, अगर कंडीशन अप्लाइड हो जाए परंतु अल्पतम विचलन की स्थिति में, तो हो जाएगा अल्पतम विचलन में डेल्टा M बराबर डेल के, I1 बराबर I2 बराबर I, R1 बराबर R2 बराबर R, और ये सब हमने मान लिए। ये अल्पतम विचलन की कंडीशन में आ जाने के बाद अब क्या करेंगे कि ये समीकरण 1 और 2 को हम देखते हैं। तो समीकरण 1 से सबसे पहले हम 1 से देखते हैं। तो समीकरण 1 से देखेंगे तो वैल्यू आएगी हमारे पास डेल की जगह पर डेल्टा M बराबर I प्लस I माइनस R प्लस R। इसको सॉल्व करेंगे तो डेल M बराबर ये हो जाएगा 2I माइनस 2R, 2I माइनस 2R। अब क्या है कि जब डेल M बराबर 2I माइनस 2R आ गया तो इसे हम समीकरण नंबर अगला दे देते हैं। 3 हो चुके हैं, चौथा दे दीजिए। अब हम क्या करेंगे कि थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे 3 से, समीकरण 3 से। तो समीकरण 3 में वैल्यू देखिएगा बेटा, हमारे पास है तो R प्लस R बराबर A, अर्थात 2R बराबर A, तो R बराबर A/2, है ना। R की वैल्यू आ गई, R की वैल्यू आ गई है। R का मान जो है वो उठा के हम रखेंगे समीकरण नंबर 4 में। तो अगर R की वैल्यू समीकरण नंबर 4 में रखेंगे, R का मान समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 क्या है, डेल M बराबर 2I माइनस 2 इंटू R की वैल्यू है बेटा हमारे पास A/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, डेल M बराबर 2I माइनस A, है ना। यहाँ से I की वैल्यू निकालनी है तो 2I बराबर डेल M प्लस A, तो I बराबर डेल M प्लस A/2। ये हमारे पास I और R के मान आ गए, है ना। ये R का मान आ गया और ये I का मान आ गया। I व R के मान स्नेल के नियम में या स्नेल के सूत्र में रखने पर, सूत्र में रखेंगे तो वैल्यू होती है n बराबर साइन I अपॉन साइन R। वैल्यू पुटअप करेंगे, दिस इम्प्लाइज n बराबर साइन I की वैल्यू है बेटा डेल M प्लस A/2
अपॉन साइन आर की वैल्यू है a/2। ये बेटा हमारे पास जो फॉर्मूला आया है ये प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र है और प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का फार्मूला है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और हाई स्कूल में आपने इसको जब पढ़ा होगा तो आपको केवल ये फार्मूला बताया गया था, है ना, ये फार्मूला बताया गया था, लेकिन इंटर क्लास में आते आते आपके सामने ये इसको प्रूफ करना पड़ेगा और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और करना कुछ नहीं होता, 2-3 स्टेपें देखनी होती हैं कि हमें आई और आर की वैल्यू निकाल लेनी है, डेल एम का मान चाहिए, सबसे पहले जो हमारा विचलन कोण आ जाता है हम उसकी वैल्यू निकालते हैं और डेल इस विचलन कोण की जो वैल्यू आ गई है इसको निकाल लेंगे। इसके बाद फिर हम आई और आर की कंडीशन निकालते हैं और स्नेल का नियम लागू कर देते हैं। कोण शुरुआत में घटाने या जोड़ने पड़ते हैं, उसकी वैल्यू तो बेटा निकालनी पड़ेगी, एक प्रोसेस होता है उसके थ्रू। तो याद रखने वाली बात आ जाती है, सबसे पहले जब हम डेल की वैल्यू निकालते हैं तो बहिष्ठ कोण शुरुआत यहीं से होती है। तो बहिष्ठ कोण क्या होता है, किसी त्रिभुज के 2 अंतःकोणों के योग के बराबर उसकी वैल्यू होती है, हम उसको याद रखेंगे। दूसरा, शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं, हमें ये भी याद रखना है। तो ये जो डेरिवेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है और ये ऑप्टिक्स का चौथा लेसन है हमारा और उसका ये पहला डेरिवेशन था। तो इसे आप अच्छे से तैयार करें, आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अगर कोई समस्या आती है तो कमेंट बॉक्स में जाके हमें ज़रूर बताइएगा कि अगर सर हमें ये प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।